सभी बच्चे डायग्राम बनाएं। बोर्ड पर जो बनवाया जा रहा है वो तुरंत सभी बच्चे। पवन पवन क्या होती है, समझ में आया? पवन माने डायग्राम सबका बन गया बेटा? तो हैं अपने पुराने टॉपिक पे जिसको हमने आपको पहले पढ़ाया था, प्रवाहित जल के बारे में बताया था कि प्रवाहित जल क्या है, जिसको रनिंग वाटर कहते हैं। पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? प्रवाहित जल पढ़ाया था। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ये हमारा एक प्रवाही जल था, इसको आपने पढ़ा। ठीक है, ये क्या था? हमारा रनिंग वाटर है। ठीक है, दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया था? प्रवाही जल के बाद में हमने आपको पढ़ाया था अंडरग्राउंड वाटर। क्या पढ़ाया था? इसको हम क्या कहते थे? भूमिगत जल कहते थे। क्या कहते थे? भूमिगत जल। ये भूमिगत जल जो था, इसी को हम बोलते थे अंडर ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने आपको पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाया था? हिमानी। क्या पढ़ाया था? हिमानी। क्या पढ़ाया था? हिमानी, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डिपोजिशन के बाद हमने बताया था कि ये और ये जो चीज़ें हैं, इनका हमने अध्ययन किया। आज जो नेक्स्ट चीज़ हमको अध्ययन करनी है वो हमारी क्या है? पवन। क्या है? पवन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विंड। ठीक है, अगर पवन जो है, विंड जो है, ये जो हवा है, इसके द्वारा, तो हमने आपको बताया था कि प्रवाही जल है। प्रवाही जल के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ उनसे बन करके तैयार होती हैं, उनके बारे में हमने आपको डीपली समझाया था। समझाया था नहीं समझाया था? तो पहले तो ये समझ में आ गया इतना ना। अब सीधे आते हैं प्रवाही जल। प्रवाही जल में जो आपको बताया गया था, यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, इतनी चीज़ें हमको पढ़नी थी इसमें। प्रवाही जल की जब हम बात करते थे यहाँ पे, तो हमने आपको क्या क्या बताया था इसमें? एक तो नदी बताया था। क्या बताया था? नदी बताया था, जिसको रिवर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था? क्या समझ में आया था? नदी। अब ये प्रवाही जल में क्या क्या है? ये नदी है हमारी, ये क्या बनाएगी? वी शेप्ड वैली बनाएगी। क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? वी शेप्ड वैली बनाएगी, या वी आकार की घाटी बनाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया था? उसके बाद हमने क्या बताया था कि क्या बनाएगी? गार्ज बनाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? फिर हमने बताया था क्या बनाएगी? ये डेल्टा बनाएगी, नहीं, जलप्रपात बनाएगी। क्या बनाएगी? जलप्रपात बनाएगी। और नेक्स्ट हमने बताया था क्या बनाएगी? विसर्प बनाएगी, जिसको मिएंडर बोलते हैं, पता है? और लास्ट में हमने क्या बताया था? क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। ये हमारी जो स्थलाकृतियाँ थीं, प्रवाहित जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? भूमिगत जल पढ़ाया। प्रवाही जल के बाद हमने क्या पढ़ाया आपको? भूमिगत जल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? भूमिगत जल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। किसको? भूमिगत जल को। नंबर 2 पे हमारा क्या था? भूमिगत जल था। भूमिगत जल में हमने आपको बताया कि भूमिगत जल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भूमिगत जल में हमने आपको क्या बताया था? 3 प्रकार की स्थलाकृतियाँ मोस्टली बनती हैं। ठीक है, एक तो हमने आपको क्या बताया था? स्टैलेक्टाइट। क्या पढ़ाया था? स्टैलेक्टाइट।
स्टैलेक्टाइट। दूसरी हमने आपको क्या बताया था, एक तो ये बताया था, दूसरी क्या बताया था, स्टैलेग्माइट। क्या बताया था, स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट। और तीसरी हमने क्या बताया था, स्टैलेक्टाइट। गुड, वेरी गुड। सभी लोगों को देखना है, इधर कंसंट्रेट होना है, ठीक है, बात नहीं होनी है। तीसरी जैसे इसने बताया था अभी हमको, स्टैलेक्टाइट जो आकृति बनती है, स्टैलेक्टाइट, ये आकृतियाँ बनी, इनको हमने क्या कहा, भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ हैं। और कैसे बनती हैं इसके बारे में हम विस्तार से आपको पिछली कक्षा में या पिछले पीरियड में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है, कौन कौन सी चीज़ें इनके निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं और क्या क्या इनमें केमिकल प्रोसेसिंग होती है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा ये आकृतियाँ बन करके तैयार होती हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। थर्ड जो हमने आपको पढ़ाया था, थर्ड जो आकृति हमारी थी उसको हमने क्या पढ़ाया था आपको, हिमानी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, हिमानी के बारे में बताया था। जैसा कि हमने बताया था, इसके नाम से पता चलता है कि हिम का एक विशाल गढ़खुंड है, स्थलखंड, एक हिम का विशाल बहुत बड़ा क्या है, खंड है, भूभाग है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। और ये क्या करता है, खिसकता है, क्योंकि खिसकने की स्पीड इसकी काफ़ी स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे स्लो करता है। तो हमने बताया था कि ये जब खिसकता है तो क्या करता है, अपने खिसकाव के द्वारा जो पहले से नदी के द्वारा बनी हुई 20 आकृतियाँ होती हैं उनको क्या करता है, चौड़ा कर देता है, और वही आकृतियाँ क्या होती हैं, यू आकार की आकृतियों में बदल जाती हैं। तो इसने क्या बनाया, यू शेप्ड वैली बनाया, यू आकार की घाटी बनाया। क्या बनाया, यू आकार की घाटी बना दिया इसने, यू शेप्ड वैली बना दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये क्या था हमारा, ग्लेशियर है। क्या है ये, ग्लेशियर है। और ये इसने क्या बनाया, यू शेप्ड वैली बनाया। क्या बनाया, यू शेप्ड वैली बना दिया। और दूसरी चीज़ क्या इसने बनाया, क्या बताया था, हिमोड़। क्या बताया था, हिमोड़। हिमोड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोराइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हिमोड़ को बनाया। हिमोड़ कैसे बने और यू आकार की घाटी कैसे बनी, ठीक है, इसके बारे में आपको हमने विधिवत तरीके से बताया नहीं बताया, सबकी समझ में आ गया था। आज जो लास्ट आपको पढ़ना है सिर्फ ये क्या थे, इनके द्वारा बात नहीं होनी है, इनके द्वारा जो प्रकृति के ऊपर जो भी आकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं, उन जिनको हम देखते हैं, ये बनाने वाले यही 4 कारक हैं, नदी, भूमिगत जल, हिमानी, और चौथा जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पवन। क्या बोलते हैं, पवन, या इसको क्या बोलते हैं, विंड। क्या बोलते हैं, विंड। अब इससे कौन सी आकृतियाँ बन करके तैयार होती हैं, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। गर्मियों में सभी लोगों ने देखा है कि आंधियाँ खूब आती हैं। तो आंधी कैसे आती है, जब पवन या हवा चलती है, पवन चलता है। वैसे ज्योग्राफी में हवा और पवन में अंतर होता है, क्योंकि दोनों को, एक को विंड कहते हैं और एक को एयर कहते हैं, ठीक है। तो विंड जो होता है, जो एक निश्चित डायरेक्शन से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, उनको हम हवाएं कहते हैं। तो होता है कि गर्मियों में ये हवाएं चलती कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चला करती हैं। इनमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर का दबाव का कहता है, जो आपको आगे हम वायुमंडल पढ़ाएंगे। वायुमंडल में चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से हवाएं चलती हैं, हवाएं चलने का रीजन क्या है, हवाएं क्यों चलती हैं। तो जो आंधियाँ आती हैं हमारे यहाँ, आंधियाँ आती हैं गर्मी में, देखा है, देखा। तो ये क्या करती हैं, आंधियाँ अपने साथ धूल को उठाती नहीं उठाती, इधर की धूल को उठा करके उधर जमा करती हैं, उधर की धूल को उठा करके उधर जमा करती हैं। क्योंकि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर मिट्टी का कटाव हवा के द्वारा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है, वो जो मिट्टी की जो चट्टान है वो थोड़ा मजबूत है। लेकिन यही स्थिति जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, मरुस्थल होता है। क्या होता है, मरुस्थल होता है। और जब हम उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वहाँ पर इस पवन के द्वारा ये चलने वाली जो हवाएं हैं, इनके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण की एक अहम भूमिका रहती है।
एक विशेष रोल रहता है और विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में हमको आज क्या करना है, अध्ययन करना है। ये जो पृथ्वी के धरातल के जो बाह्य कारक हैं उनका आज जो पवन है ये लास्ट वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। और बाकी चीज़ों को मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो जब हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो इनसे क्या होता है कि एक स्थान से रेत को उड़ा करके हवा दूसरे स्थान पर ले जाती है। वहाँ क्या करती है, चट्टानों से टकराती है। जब चट्टानों से टकराएगी तो जो धूल के कण होते हैं बारीक बारीक से, वो चट्टान को क्या करते हैं, कुरेदने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कुरेदने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा से के द्वारा उनको गति मिल जाती है, बड़ी तेज़ से हवा चलती है। जैसे ये हवा चल रही है, सपोज दैन ये चट्टान है और इसके साथ जो मिट्टी के कण जाएंगे वो क्या करेंगे, इससे टकराएंगे, टकरा के इधर को भगेंगे उधर को भगेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो चट्टानें हैं उनमें कटाव शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटाव शुरू हो जाएगा, खुरेदना जिसको हम बोलते हैं। और जिस प्रकार से अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि अपर्दन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। नहीं आया समझ में, बोलो, अपर्दन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। क्योंकि जब आंधियाँ अपने साथ रेत के कणों को उड़ा करके ले जाती हैं, और क्योंकि हवा में गति होती है, विंड में, पवनों में गति होती है, उनके साथ वो तेज धूल के जो कण उड़ करके जाते हैं वो चट्टानों से टकराते हैं और चट्टानों को कुरेदते हैं, जिससे एक प्रकार का अपर्दन होता है। यही अपर्दन पवन के द्वारा होने वाला अपर्दन कहलाता है। अब इस अपर्दन के द्वारा बनता क्या है, ये हमको जानना है। ये पता चल गया है कि पवन अपर्दन कैसे करता है। ठीक है, अब इसके द्वारा बन करके तैयार क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे एक स्थलाकृति इनकी है जिसको हम बोलते हैं बालुका स्तूप। क्या बोलते हैं, बालुका स्तूप बोलते हैं। इसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड माने होता है बालू, ठीक है, ड्यून्स माने जो बालू के ढेर बन के तैयार होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। बालुका स्तूप ये रेगिस्तान की बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से बालू की बनी स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो हमारी यहाँ पर दिख रही हैं आपको इस तरीके से, ये हमारी क्या है, विंड है। क्या है, विंड है। ये भी हमारी क्या है, विंड है। और ये भी हमारी क्या है, विंड है। ये सब क्या है, पवने हैं। क्या है, पवने हैं। ये क्या कर रही हैं, अपने साथ तेज आंधी चल रही, इनके साथ तेज हवा चल रही है, और तेज चलती हुई हवा के कारण ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों को क्या करती हैं, ये अपने साथ उठा ले रही हैं। क्या कर रही हैं, मिट्टियों को अपने साथ, धूल की मिट्टियों को उठा ले रही हैं, और उठा करके क्या कर रही हैं, एक जगह पर जमा कर दे। ठीक है, जब पवन होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, जब पवन के मार्ग, जो पवन का रास्ता होता है, उसमें जब कोई बाधा नहीं होती है, तो पवन का वेग, मार्ग में जब कोई बाधा होती है, जब मार्ग में कोई बाधा होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पवनें चलती हैं और उनके मार्ग में कोई रुकावट आती है, तो हवा का वेग क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, इसको समझना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पवनें चलती हैं, उनके मार्ग में जब कोई रुकावट आती है, जब कोई बाधा आती है, तो रुकावट आने के कारण क्या होता है, इनकी जो स्पीड है, जो इनकी गति है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इनकी गति कम हो जाएगी तो अपने साथ उठा करके जो पदार्थ लेकर के आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे, धरातल पर गिरा करके एक बालू के टीले का निर्माण कर देते हैं। ये क्या है, एक बालू का टीला ही है। क्या है ये बालू का टीला ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप बोलते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, ये धीरे धीरे उस पर लेयर के लेयर परतें गिरती रहती हैं, और एक प्रकार का बालू का टीला बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। समझ में आ गया, बालू का स्तूप कैसे बनते हैं। किसी को कोई समस्या है, डाउट है, तो आप बताइएगा उसको। अगर कोई आपसे पूछता है कि बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, पहले तो आप बताएंगे कि पवन क्या है।
ठीक है, पवन से कैसे अपर्दन होता है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि जब पवन चलती, जैसे अपने यहाँ आपको उदाहरण दिया कि आपके यहाँ जब आंधी आती है तो तेज आंधियों में उड़ती है धूल, उसके साथ क्या होता है, मिट्टी के कण भी उड़ते हैं। वो कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो उनको खुरेदते हैं। इस प्रकार से अपर्दन की प्रक्रिया शुरू होती है। यही जब अपने साथ उठा करके जो मलबा उड़ा करके ले जा रहे हैं तेज आंधी के कारण, और बीच में कोई रुकावट आ गई, कोई सब उधर मान लिया कोई वृक्ष आ गया या कोई पहाड़ी छोटी सी आ गई, हवा उससे टकरा गई, तो उसकी गति में क्या हो गई, कमी आ गई। जब गति में कमी आ गई तो अपने साथ जो ले करके जा रही थी उसको वहीं पे गिरा दिया। क्या किया, वहीं पे गिरा दिया। और गिराने से इस प्रकार के एक बालू के टीले का निर्माण हुआ, जिसको हमने क्या कहा, बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं, जिसको बालू का स्तूप कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। इस प्रकार से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। समझ में आ गया सबकी? ठीक है, आवाज़ में दम नहीं है, क्या बात है, आप लोग समझ में सबकी आ गया? अब अगली चीज, दूसरी चीज पढ़ते हैं हम, छत्रक शिला। सेकेंड जो हमारी स्थलाकृति बनती है हवा के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, छत्रक शिला। छत्रक शिला को हम क्या बोलते हैं, मशरूम आपने खाया है, किसी ने खाया है ना? तो मशरूम कैसा होता है, ऊपर छतरी की तरह होता है, अच्छा नहीं होता है। अच्छा तो होता ही है, लेकिन ऊपर कैसा होता है, छतरी की तरह। ऐसे तो मशरूम होता है, नीचे से छोटा सा होता है और ऊपर छतरी की तरह होता है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति एक मरुस्थल में बनकर के तैयार होती है, जिस स्थलाकृति को हम क्या बोलते हैं, छत्रक शिला बोलते हैं, या मशरूम राक्ष बोलते हैं। अब ये बनती कैसे है, हमें सिर्फ ये जानना। बनती इस तरीके से है, हमने आपको बताया था कि पवन के द्वारा, विंड के द्वारा, जब जो डस्ट है, जो धूल है, उनके कणों को क्या किया जाता है, अपने साथ उड़ाया जाता है। उड़ाने के बाद धरातल से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ये क्या होते हैं, उठते हैं। उठ करके क्या करते हैं, हवा के साथ गति करते हैं। और जब हवा के साथ गति करते हैं तो जो इसमें जो पवन जो है वो निचला जो भाग होता है, निचले भाग को घिस देती है। क्या करती है, इस प्रक्रिया में पवन जो है, ये निचला भाग, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे का भाग है, इसको इसने क्या किया, इसको घिस दिया है। क्या किया, घिस दिया है। और ऊपर का जो भाग है वो छतरी के आकार का हो जाता है। इस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम छत्रक शिला बोलते हैं या मशरूम राक्ष बोलते हैं। मशरूम राख इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी आकृति मशरूम से मिलती जुलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मशरूम राख कहते हैं। समझ में आ गया भाई? हवा चली, हवा ने अपने साथ धूल के कणों को उठाया, और उठाने के बाद उसने क्या किया, कुछ ऊंचाई तक कण उठे, ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाते हैं, तो जितनी ऊंचाई तक उठते हैं उससे नीचे की चट्टान को क्या करते हैं, घिस देते हैं। और ऊपर की चट्टान छतरी के आकार की बचती है। यस, जाइए, उसकी जो छतरी के आकार की स्थलाकृति बचती है, उसी छतरी की आकार की स्थलाकृति के कारण इसका जो नामकरण किया गया वो क्या किया गया, छत्रक शिला किया गया, जिसको हमने क्या कहा, मशरूम राख का। समझ में आ गया? अगली आकृति जो बनती है, समुद्री लहरें। क्या होती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो समुद्री जो लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी वेव्स बोलते हैं। सी माने होता है समुद्र, ठीक है, और वेव्स माने होता है लहर। तो जो समुद्री लहरें हैं ये भी क्या करती हैं, कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिनमें पवन की भूमिका रहती है। जब हवा चलती है तो तुमने देखा है कभी कभी किसी तालाब के किनारे बड़ी तेज़ी से उसमें लहरें उठती हैं, लटती नहीं उठती? और लहरें क्या करती हैं, जो जिस साइड को हवा चल रही होती है उस साइड के मलबे कूड़े को उठा करके किनारे ले आती हैं, और समुद्र के किनारे तटों को, तालाब के जो किनारे का तट होता है उस तट के किनारे से टकराती हैं। सेम यही स्थिति है कि जानवर है आपके गांव में, कोई पशु है, तालाब में गया और तालाब में उसने क्या किया, उसको आपने नहलवाया, तो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तालाब में आपने क्या किया, पशु को नहलाया, तो नहलाने से आप पानी में गए, पानी के अंदर एक हलचल हुई, हलचल हुई तो क्या हुई, लहरें बनी, और वो लहरें आकर के कहाँ टकराई, तालाब के किनारे पर आके टकराई, टकराई नहीं कराई, और
जब किनारे पर टकरा गई तालाब के, तो तालाब पे टकराएंगी तो वहाँ धीरे से जो किनारे की जो मिट्टी है, तालाब के किनारे की मिट्टी है, उसको उन्होंने काट दिया और काट करके क्या किया, उसको अपने साथ बहा लिया। क्या किया? काट करके उसको अपने साथ बहा ले जाती हैं। और इसी प्रकार से क्या होता है, समुद्र की लहरें जब चलती हैं तो समुद्र के किनारे के तटों को काटती हैं और अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, और इस मलबे को थोड़ी दूर पर ले जा करके क्या करती हैं, जमा कर देती हैं। क्या करती हैं? इस मलबे को थोड़ी दूर पर ले जा करके जमा कर देती हैं। ठीक है। लहरों के कटाव से, खड़े कगार और जमाव से समुद्र के तटों का निर्माण होता है। अब यहाँ दो चीज़ें बनती हैं, एक तो खड़े कगार बनते हैं। क्या बनते हैं? अगर इसमें भी देखा जाए, यहाँ पे भी दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो खड़े कगार, कगार माने किनारे, ठीक है, और दूसरा अगला क्या है, समुद्री तट। क्या है? समुद्री तट। इन दो चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है। जो खड़े कगार होते हैं, जहाँ पे समुद्र के किनारे जाएंगे, एकदम गहराई तगड़ी समुद्र की होगी, खड़े खड़े से कगार होंगे, और एक तट होता है जो समुद्र से मिला हुआ होता है, जिस पर हम बंदरगाह बन जाते हैं, और उन बंदरगाहों पर हम क्या करते हैं, समुद्री जहाज़ों, बेड़ों को लगाते हैं और वहाँ पे सामान अपना उतारते हैं। ठीक है। ऐसे तटों को हम क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं, बीच। क्या कहते हैं? बीच कहते हैं। ऐसे तटों को हम क्या कहते हैं? इसी से जो बनकर के अगली चीज़ बनती है, ये क्या बनती है? बीच। क्या बनती है? समुद्री बीच की बात की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुलिन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? बीच अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुलिन बोलते हैं इसको। ठीक है। ये क्या है? पुलिन है, और ये क्या है? बीच है। ये क्या है? बीच है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, BEACH। ठीक है। ये जो हमारा बीच है, ये जो खड़े कगार और जो तट बनकर के निर्माण होते हैं, ऐसी संस्कृतियों को हम क्या बोलते हैं? पुलिन कहते हैं। भारत में मुंबई है, पता है सबको, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ से आपके फिल्म कलाकार बहुत सारे रहते हैं, जिनके नाम अभिनेताओं के आपने सुने हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे संजय दत्त हो, सब लोग मूवी देखे होंगे। ये सब लोग मुंबई में ही रहते हैं मोस्टली। तो मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ठीक है। तो मुंबई जो है हमारा समुद्र के किनारे एक बसा हुआ शहर है। तो वहाँ पर इस प्रकार की आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। सब जो बीच हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका एक जूही बीच है। क्या है? जुहू बीच। क्या है? जुहू बीच। जुहू बीच जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में देखने को मिल जाएगा। चेन्नई है, वहाँ का मरीना बीच है। क्या है? चेन्नई का मरीना बीच है। ठीक है। तो ये जो विशेष प्रकार के जो दो बीच हमने बताए, एक जुहू बीच और दूसरा मरीना बीच। एक कहाँ पे है? कहाँ पे है? मुंबई में है। दूसरा कहाँ पे है? चेन्नई में है। और ये दोनों बीच काहे के उदाहरण हैं? इस पुलिन के उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अब समुद्री तट है, इसके द्वारा बार बार क्या होता है? टकराने से। जब ये बार बार लहरें क्या होती हैं? टकराती हैं समुद्र के किनारे से, तो समुद्र का ऊपर का भाग छोड़ दीजिएगा, जो समुद्र के, जैसे मान लो ये पानी भरा है, ये पानी का लेवल है, थोड़ी देर के उदाहरण के मान लो इतना पानी है, जैसे इतना पानी भरा हुआ है इसके बराबर से, तो ये समुद्र की लहरें जब चलेंगी तो नीचे यहाँ टकराएंगी ना। जब नीचे टकराएंगी तो नीचे के भाग को क्या करती हैं? ये काटती रहती हैं। क्या करती हैं? कट जाता है। और इससे क्या होता है? नीचे का भाग कट जाएगा, ऊपर का भाग तो कटता नहीं है। तो फिर क्या होता है? ये समुद्र की ओर झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? भ्रग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रग बोलते हैं। तो एक तो खड़े कगार बने, जिसको हमने क्या कहा यहाँ पर? इसको AB में कर लीजिएगा, इसको पुलिन कहा। दूसरा जो B पार्ट इसी से बनकर के तैयार हुआ, उसको हमने क्या कहा? भ्रगु कहा। क्या कहा? भ्रगु कहा। ठीक है। तो ये जो भ्रगु बनकर के तैयार होते हैं, इनको क्लिफ बोलते हैं, CLIFF। क्या बोलते हैं इनको? क्लिफ बोलते हैं, CLIFF। ठीक है। तो ये जो क्लिफ हैं, ये भी बात नहीं, ये भी किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा
पवन के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर आपका था, जिसका चैप्टर में जो मुख्य रूप से बताया गया था कि धरातल के रूप को बदलने वाले कि इन्होंने क्या किया, चट्टान को काट के छत्रशिला बना दिया। इन्होंने क्या किया, नदियों ने वी आकार की घाटी बना दिया, हिमानी ने यू आकार की घाटी बना दिया, किसी ने झरने बना दिए, किसी ने ठीक है छत्रशिला बना दिया। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ धरातल के बाहर हमको दिखती हैं, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उन स्थलाकृतियों को बदलने में मुख्य रूप से जो इन बाह्य कारकों का रोल रहता है, ये 4 बाह्य कारक थे जिनको हमने बताया। बहता हुआ जल, जिसको हम नदी या सरिता कहते हैं, भूमिगत जल जो जमीन के अंदर स्टैलेक्टाइट, स्मेलेक्टाइट और हेलेक्टाइट प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। और तीसरा हमने आपको बताया था हिमानी, जिसको ग्लेशियर कहते हैं, जो हिमोर का निर्माण करती है। जितना कि आपके सिलेबस में दिया गया, इसके द्वारा बनती तो और बहुत सी स्थलाकृतियाँ हैं जिन्हें आप उच्च कक्षाओं में जाकर के पढ़ सकेंगे, लेकिन जो आपकी सिलेबस में दी गई हैं आपको अवगत कराया गया है कि ये इस प्रकार से इनसे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वो किताबें जो आपके सिलेबस में किताब जो है और उसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें इतनी स्थलाकृतियाँ दी गई हैं। और तीसरा हमने आपको बताया पवन। पवन के द्वारा हमने आपको बताया कैसे बालुका स्तूप बनते हैं, कैसे छत्रशिला बनते हैं, और कैसे सी बीच बनते हैं, पुलिन बनते हैं, और कैसे भ्रग बनते हैं। इस तरीके से आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और अगला जो नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। हमने पहले आपको बताया था, एक छोटी सी बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, जो भूगोल, अभी तो आप इसको सामाजिक विषय के रूप में पढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे आप उच्च कक्षाओं में जाते जाएंगे, ये विषय अपने आप में अकेला रह जाएगा, जिसको हम ज्योग्राफी के नाम से जानेंगे, भूगोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भूगोल के नाम से जानते हैं। अब वहाँ पर जो भूगोल है उसकी बहुत सारी ब्रांचें हो जाती हैं, सब ब्रांचों का अध्ययन किया होता है। एक तो भूगोल में क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है कि नहीं है, लिथोस्फीयर है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, और बायोस्फीयर है। इन्हीं चीज़ों को मिला करके हम एक भूगोल विषय बनाते हैं, और इतना ही भूगोल में हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत फिर बहुत सारी ब्रांचें बन जाती हैं। जो हमारा जो स्थल मंडल है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल पर हम पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, कैसे क्या बन रहा है, इन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा हाइड्रोस्फीयर, जो जलमंडल है, उसके अंदर समुद्र कैसा है, समुद्र की तली कैसी है, समुद्र में जितनी प्रकार की चीज़ें होती हैं, जल की, जलमंडल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उसमें पढ़ते हैं। एक अलग ब्रांच बन जाती है, ठीक है, जिसको हम समुद्र विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ओशनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, समुद्रग्राम विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या जानते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं। ऐसे एक ब्रांच फिजिकल जियोग्राफी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और उसी तरीके से एक ब्रांच आगे बन जाती है, क्या, जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें जो हैं, जैव जगत की चीज़ें हैं, वो चाहे पेड़ पौधे, इनका सबका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और अब तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी भी बन गई है, मानव भूगोल, मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। इस तरीके से जो भूगोल शब्द है अपने आप में एक रह जाता है, और इसकी बहुत सारी ब्रांचें हो जाती हैं, बहुत सारी शाखाएँ निकल जाती हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको हाई स्कूल तक यही अध्ययन करना है, कक्षा 10 तक आपको इसको सामाजिक विषय के रूप में पढ़ना है। जब आप कक्षा 11 में प्रवेश लेते हैं, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, उस कक्षा में जब आप पहुंचेंगे तो ये अपने में एक सब्जेक्ट अकेला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं या भूगोल बोलते हैं। दैट्स ऑल। आज यहीं पे समापन करते हैं, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा एटमॉस्फेयर का होगा।